नमस्कार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर रूपसो चौधरी सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी थी, वो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड। तो कई सारे भाइयों को ये पूछना था कि क्या उत्तर प्रदेश होमगार्ड ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसमें क्या क्या हमें सुविधाएं मिल जाती हैं या वेतन कितना रहता है। जनरली तो यही जानना होता है आदमियों का कि वेतन कितना रहता है, और नौकरी की जो होमगार्ड की जो प्रोफाइल है वो कैसी होती है, कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है या कहाँ नहीं भेजा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें थी। कईयों की तो ये भी कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन क्या कि कईयों को तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है उसको लेकर के ये दुविधा आती है, यार कहीं उत्तर प्रदेश होमगार्ड ज्वाइन कर लें तो लोग ये ना कहें कि होमगार्ड ज्वाइन कर लिया। तो देखो, इस बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा की तो ये बात है, जो लोग आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, जिन लोगों को आप क्या नाम है प्राथमिकता दे रहे हैं अपने जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में, कि ये लोग हमसे ये कह रहे हैं, तो वो लोग जब आपका समय जब ख़राब चल रहा होता है या जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ नहीं होते। ठीक है, तो आप अपने घर में चलाने वाले अगर एकमात्र सदस्य हैं, एकमात्र भी नहीं है, या आपके घर की स्थिति ऐसी है कि जहां आपका नौकरी करना अनिवार्य है। बेसिकली बात यह है कि जो नौकरियों के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं वो घर से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते। मेरा मानना तो ये है, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो होमगार्ड भी एक नौकरी है, सरकारी नौकरी के ही क्रम में है। ठीक है, तो अगर आप कभी उत्तर प्रदेश सिपाही की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी इनको जो है छूट दी जाती है होमगार्ड को, अगर कोई होमगार्ड रहता है तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी वेतनमान की बात करें तो वेतनमान आज इनको होमगार्ड्स को 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। छुट्टियां नहीं होती हैं, जितने दिन ड्यूटी करोगे उतने दिन के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा महीने का। रही बात सुविधाओं की, तो मुझे लगता है कि होमगार्ड एक बेहतर स्थिति की जॉब पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि वो अपने आसपास के थाने में, जहां उसका गांव या शहर जो भी है जिसके आसपास उसका घर है, वहां के नज़दीकी थाने में उसको तैनाती मिलती है। तो नज़दीकी थाने में ड्यूटी करने के फ़ायदा ये होते हैं कि आप घर से आते हो, घर चले जाते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि एकदम एक्यूरेट 8 घंटे की नौकरी होती है, 8 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने व्यवहार के कारण आप थाने में तैनात ड्यूटी मुंशियों से अपनी ड्यूटी चेंज भी करवा सकते हैं, कि अगर नाइट की लगी है तो आपको अगर कोई काम है तो दिन की करवा ली, दिन में काम है तो नाइट की करवा ली, है ना। बहुत सहूलियत तो होती है। तो कुल मिला के अगर आप महीने के 30 दिन भी ड्यूटी करते हैं तो आपको 27,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है। अगर आप कंपैरिजन पैसे के मामले में करो तो मैं किसी भी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं बताता, लेकिन अगर आप जानेंगे तो आजकल जो 4 साल की नौकरी चल रही है आर्मी में, मैं किसी को जो है डिट्यूरेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर आप 4 साल की नौकरी करते हो तो उसमें स्टार्टिंग का वेतनमान 21,000 रुपये है, और उसमें आपको घर से सुदूर जा कर के नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो होमगार्ड इस मामले में मुझे लगता है कहीं बेहतर है। हालांकि अगर उसमें परमानेंट आप हो जाते हो 4 साल बाद, और हर साल उसमें हाइक भी है, लेकिन वो पॉइंट अलग का है। 4 साल बाद की कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी, उसमें 25% का रेगुलराइजेशन का प्रावधान है, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर आप, मैं कहता हूं कि अगर आपको कहीं ऊपर चढ़ना है तो किसी न किसी सीढ़ी का तो इस्तेमाल करना पड़ता है, और आप अगर होमगार्ड को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। और सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि नौकरी सिर्फ नौकरी होती है। जब आपके पास 4 पैसे आने लगेंगे, आप अपने घर को संभालने लगोगे, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप 4 चांद लग जाएंगे उसमें। ठीक है, तो मेरा मानना तो यह है कि आपको होमगार्ड की नौकरी कर लेनी चाहिए जब तक आपको कोई अन्य नौकरी ना मिले, क्योंकि अगर आप नौकरी के लाइन में लगता है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अगर आपको बेहतर स्थिति में आना है तो कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और यार एक बात बताओ, जो भी लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो कि आजकल कॉमन हो गई हैं, ये सब करके ही हम करते हैं। मैंने खुद भी मान लो ग्रेजुएशन किया है, या मैं खुद भी नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रही होगी? नहीं रही होगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी एक
अच्छी स्थिति में होने के बावजूद करते हैं, और वो मुझे लगता है उनकी संख्या होगी तो बेसिकली 1% होगी, और वो जो जॉब करते हैं वो अच्छे लेवल की करते हैं फिर, या तो है ना, कम से कम ए ग्रुप वाली नौकरी करते हैं। तो आप ये नौकरी आराम से कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है मेरे हिसाब से। बाकी चलो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। पेमेंट की भी अंतिम जो है तिथि 17 दिसंबर है। हाँ, कहाँ है, 17 दिसंबर है, ठीक है। पद के बारे में बात करें तो इसमें जो पद है वो 41,424 है। पुरुष एवं महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पद हैं जनपदवार हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये है कि जो जिस जनपद का रहने वाला है वो उसी जनपद में अप्लाई कर सकता है, दूसरी जगह वो आवेदन नहीं कर सकता। और इसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि मतलब जो है आप वैकेंसी देख करके किसी जनपद में वैकेंसी ज़्यादा है और आप उससे अप्लाई करने लग जाएं, जबकि आप रहने वाले सपोज करो क्या नाम है किसी अन्य ज़िले के हो, मान के चलो कि आप मथुरा के रहने वाले हो और अप्लाई कर रहे हो आगरा में, क्योंकि आगरा ज़िले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 400 कुछ वैकेंसी हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट दे रखा है जो नोटिफिकेशन में, जो जिस ज़िले का रहने वाला है उसी ज़िले में आवेदन कर सकता है, ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि शैक्षिक योग्यता जो मैं अभी बता रहा था 10वीं है या 10वीं के समकक्ष जो हो, ठीक। उम्र के बारे में बात करें तो उम्र इसमें 18 से 30 साल है। 30 साल के बाद में ये है कि रिजर्वेशन जो जिस कैटेगरी को मिलता है वो मान्य होगा। जैसे इसमें दिया गया 18 से 30 के लिए इसमें दिया गया है कि कोई भी बंदा 1 जुलाई 1995 से पहले जन्मा ना हो। ये जनरल केस है, यानी जिसको उम्र में छूट नहीं मिल रही है उसके लिए 1 जुलाई 1995 से पहले वो जन्मा ना हो। अगर उसे उम्र में छूट मिल रही है, जैसे ST SC OBC में 5 साल की छूट मिल जाती है, तो ये 5 साल की जब छूट मिलेगी तो 1 जुलाई 1995 कहाँ आ जाएगी, 1 जुलाई 1990 आ जाएगी, वो उससे पहले जन्माना हो, ठीक है भैया। इसमें जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा कि आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट कितने क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा। और क्या होगा उसमें, सामान्य ज्ञान होगी। सामान्य ज्ञान में बहुत सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, उसमें इकोनॉमिक्स भी आएगी, है ना, और क्या नाम है पुरस्कार भी आएंगे, इंटरनेशनल कुछ चीज़ें भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसमें आप पढ़ सकते हो। 100 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के, 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि जो भाई 25% से कम मार्क्स लाएंगे उनको एवेल्यूएशन में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि मिनिमम 25% लाना अनिवार्य है, ठीक है भैया। दूसरी चीज़ ये है, इस टेस्ट के अलावा नंबर कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर किसी भाई ने NCC कर रखी है तो उसमें ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं, तो अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो उसे 3 नंबर मिलेंगे, अगर B सर्टिफिकेट है तो उसे 2 नंबर मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट है तो उसे 1 नंबर मिलेगा। NCC के अलावा एक और अधिमानी अर्हता है, वो है भारत स्काउट एंड गाइड। अगर ये वाला किसी ने कर रखा है, डिजास्टर कोर्स होता है ये, तो नहीं सॉरी, भारत स्काउट एंड गाइड ये वाला कर रखा है, तो ये इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन चलाने का अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे भी 1 नंबर दिया जाएगा। ये 100 नंबर से अलग है। किसी के सपोज करिए अगर यहाँ पे 70 नंबर आ रहे हैं और उसके पास NCC का सर्टिफिकेट C है तो उसके 73 नंबर हो जाएंगे, ठीक है भैया। इस तरीके से उसका ये रहेगा। अच्छा, आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो जनरल, EWS और OBC इनको 400 रुपये जमा करना पड़ेगा आवेदन करने के लिए, और बाकी की जो कैटेगरियाँ हैं ST SC इनको 300 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर करने से पहले, आप आवेदन करने से पहले कि OTR प्रक्रिया होती है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपको करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पद 41,424 है, तो ये मुझे लगता है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है और समय निकलता जा रहा है, तो आप इसमें सवार हो सकते हैं। ये एक बेहतर नाव है और आप अपने भविष्य को संवारने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या लाइफ लॉन्ग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी हो। तो मेरा एक ये प्रयास था कि आपको ये ना लगे कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है एक
ज्वाइन करने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो, या दूसरी चीज़ उसके बारे में आप जानना चाहते थे कि इसका वेतनमान क्या होगा या जॉब प्रोफाइल किस तरह की होगी, तो वेतनमान मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरे महीने के सारे दिन ड्यूटी करते हो तो 27,000 रुपये आपको मिलते हैं। बाकी जॉब प्रोफाइल में ये रहता है कि आप जहाँ के रहने वाले उसके नज़दीकी थाने में आपको तैनाती मिल जाती है, जो कि बेहद अनुकूलित रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका रोज़ घर से आना जाना हो जाता है। दूसरी चीज़, आप समाज की जो बातें कर रहे हो, तो समाज में जितने भी आपके कोई प्रोग्राम होते हैं या कोई उठना बैठना कहीं होता है तो वो आप बखूबी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर पढ़ने के लिए भी अगर जिज्ञासु हैं कि आपको आगे पढ़ना है और या जॉब चेंज करनी है, कुछ अलग भी करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप मेरे हिसाब से 5-6 घंटे ही पढ़ने का समय अच्छे से निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत डिसेंट टाइम होता है तैयारी करने के लिए। 6-7 घंटे अगर कोई बंदा पढ़ता है तो वो बहुत अच्छा टाइम निकाल रहा है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा टाइम होता है 6-7 घंटे। इतना पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लगातार अगर कोई बंदा 5-6 घंटे निकाल लेता है, 2-3 घंटे एक शिफ्ट में, 2-3 घंटे एक शिफ्ट में, तो बहुत अच्छा समय है। तो मेरा मानना ये था कि आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड के बारे में बताया जाए। मैंने आपको जो जानकारी दी है, हो सकता है वो पूरी जानकारी ना हो, या मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की, हो सकता है आपको कम समझ में आई हो। अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको समझाने की बेहतर मैंने कोशिश करी, आपको समझ में आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद।